ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेलमेंट के बारे में हमने काफी सारी चीजें कल करी थी। अब हम आगे बढ़ते। बेटा चलो ध्यान दो। आप लोग बताओ मेरे को, बेलमेंट में कितनी पार्टीज होती है? कौन सी दो पार्टीज? बेलर एंड बेली। कौन गुड्स का ओनर है? कौन गुड्स का पोजेसर है? क्या गुड्स का होना जरूरी है? क्या गुड्स की डिलीवरी देना जरूरी है? डिलीवरी के 3 टाइप्स पता? एक्चुअल, सिंबॉलिक एंड कंस्ट्रक्टिव। जैसे अच्छा, पर्पस क्या होना जरूरी है? जैसे ही पर्पस कंप्लीट हो गया, क्या गुड्स को रिटर्न करना जरूरी है? कल हमने देखा था बेलमेंट कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, ग्रेचुइटस एंड नॉन ग्रेचुइटस बेलमेंट। कहां पर देर इज कंसिडरेशन? नॉन ग्रेचुइटस, एंड विच इज फ्री ऑफ कॉस्ट, ग्रेचुइटस बेलमेंट। फिर हमने ये भी देखा था, यहां पे हमारे बेलर की ड्यूटीज देखी थी, तो इसीलिए हमें वो क्लासिफिकेशन करना इंपॉर्टेंट था। बेलर की ड्यूटी में सबसे पहले हमने देखा था टू डिस्क्लोज द फॉल्स नोन, दिस इज द ड्यूटी इन केस द बेलमेंट इज ग्रेचुइटस बेलमेंट। और नॉन ग्रेचुइटस बेलमेंट में टू डिस्क्लोज द फॉल्स नोन एज वेल एज अननोन। फिर एक बात बताओ, क्या ये ऑर्डिनरी एक्सपेंस किसमें? ये नॉन ग्रेचुइटस बेलमेंट। ऑर्डिनरी एक्सपेंस इज बोर्न बाय द बेलर, बाकी सारे बाय द बेली, बाकी सारे एक्सपेंसेस आर बोर्न बाय द बेलर। और फिर अगर टाइटल डिफेक्टिव है, बीएमडब्ल्यू कार हमारी है ही नहीं, चोरी की है, आपने डिफेंड किया, हमारे लिए लड़े, बहुत सारा लॉयर, कोर्ट कचहरी का खर्चा, क्या हमारी जिम्मेदारी है आपको ये एक्सपेंसेस रीइंबर्स करके देने की? डिफेक्टिव टाइटल के केस में। और एक इंडेमनिफिकेशन का रूल था प्री मैच्योर टर्मिनेशन। किस बारे में था? प्री मैच्योर टर्मिनेशन। तो अगर बेलमेंट प्री मैच्योर तरीके से टर्मिनेट होता है तो उस केस में माय डियर स्टूडेंट्स व्हाट हैपेंस इज प्रोपोर्शनेट खर्चा जो है बेलर को देना होगा टू द बेली। सो दीज वर ऑल द ड्यूटीज ऑफ द बेलर। जैसे बेलर की ड्यूटीज कल हमने किए थे, आज हम लोग करने वाले हैं बेली के ड्यूटीज। पेज नंबर 128 पे आ जाइए प्लीज। कम ऑन गाइस, लेट्स चेक इट आउट। वर्चुअल किड्स, राधे राधे, आ जाइए। सबसे पहली ड्यूटी बेली की। बेली कौन है? ओनर या पोजेसर? He is the possessor of the goods. सबसे पहली ड्यूटी बेली की है टू टेक रीजनेबल केयर ऑफ द गुड्स। ओके, अपना ही समझ के आपको गुड्स का ख्याल रखना होगा। दो आप गुड्स के ओनर नहीं हो, आप पोजेसर हो, बट अगर आप गुड्स के ओनर होते, जिस तरीके से आप गुड्स का ख्याल रखते उसी तरीके से आपको गुड्स का ख्याल रखना होगा ऑफ द गुड्स दैट बिलोंग टू द बेलर। आपने अगर नेग्लिजेंटली बिहेव किया, नेग्लिजेंटली मतलब केयरलेसली, गुड्स का ठीक तरीके से ख्याल नहीं रखा, जिसके वजह से हो गया नुकसान, तब लॉ मेकर कहते हैं देन द बेली विल बी रिस्पॉन्सिबल टू द बेलर। जैसे कि सुनो ना, आपने आपके नेबर को वो ज्वेलरी की बैग दी 10 दिनों के लिए संभालने के लिए, जब आप हॉलिडे पे थे, तो ये आंटी जी ने क्या किया, इस पड़ोसन ने, ज्वेलरी अगर होती है आप कहां रखते हो? हाँ, लॉकर में, कबर्ड में, या आपकी तिजोरी अगर घर पे है तो उसमें आप रखते हो। आंटी जी ने बैग बस वैसे की वैसी हॉल में रख दी। अब मेड्स काम कर रहे हैं, घर का कुक काम कर रहा है, आने वाले लोग भी होते हैं, हो गई ना चोरी ज्वेलरी की। इसके लिए नुकसान जो होगा कौन बेयर करेगा? क्यों? क्योंकि उसने रीजनेबल केयर नहीं किया ऑफ द गुड्स बेल्ड। अगर आंटी जी की ज्वेलरी होती, क्या आंटी जी ऐसे हॉल में ऐसे ही रख देती थी? चुपचाप इज्जत में कपाट के ड्रॉअर में जो लॉक वाला है उसी में रखती थी ज्वेलरी। बट यहां पर आपने नजरअंदाजी पेश की, आप नेग्लिजेंटली बिहेव हुए, तो अब क्योंकि आप नेग्लिजेंटली बिहेव किए हो और उसके वजह से बेलर को नुकसान हुआ है, ये नुकसान बेलर बेयर नहीं करेगा, बेली विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉसेस। तो या तो आप रीजनेबल केयर कीजिए, और रीजनेबल केयर
नहीं कर पाए, जिसके वजह से अगर कुछ नुकसान हुआ है तो नुकसान की भरपाई कर दीजिए. गॉट इट माय डियर स्टूडेंट्स? वेरी सिंपल, टू टेक रीजनेबल केयर ऑफ द गुड्स, क्योंकि बेली पोजेसर है. कौन है? सो ही इज नॉट द ओनर, but though he is the possessor, he is supposed to take reasonable care of the goods. Next. अच्छा, अगर रीजनेबल केयर लिया है, सपोज रीजनेबल केयर लिया है, बट फिर भी अनफॉर्चुनेटली कुछ नुकसान हो गया, तब बेली रिस्पॉन्सिबल नहीं है. ठीक है? तो से फॉर एग्जाम्पल आपने बैंक के लॉकर में रखा और बैंक ही बैंकरप्ट हो गए. मतलब आप पनौती हो, अब क्या ही बताया हो, तो अब इसमें आपकी गलती नहीं है भाई. ठीक है? तो देन यू विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल. तो यहां पे वही लिखा हुआ है, बेली विल नॉट बी लायबल फॉर द लॉस इफ ही हैज टेकन रीजनेबल केयर. बट अगर आप नेग्लिजेंट हो, आप केयरलेस हो, तो आप रिस्पॉन्सिबल हो. सुन रहे हो क्या आप लोग? नेक्स्ट. Not to make inconsistent use of the goods bailed. हाँ, जो कारण के लिए आपने गुड्स दिए, ओके, वही कारण के लिए गुड्स इस्तेमाल होने चाहिए. यू कैन नॉट यूज इट इन एन इनकंसिस्टेंट मैनर. इनकंसिस्टेंट मतलब नॉट मैचिंग विद द पर्पस. नॉट मैचिंग विद द पर्पस. आप जब गुड्स को बेल करते हो, क्या बेलमेंट का एक पर्पस होता है? अरे बोलो ना, नाश्ता नहीं किए हो क्या? जब आप गुड्स को बेल करते हो, यही बाकी था, जब आप गुड्स को बेल करते हो, बेल, सुनो ना मेरी बात, जब आप गुड्स को बेल करते हो, क्या बेलमेंट का अपना एक पर्पस होता है? उसी पर्पस के लिए गुड्स शुड बी यूटिलाइज्ड. यू कैन नॉट यूज इट फॉर सम इनकंसिस्टेंट मैनर. मतलब यू कैन नॉट यूज इट फॉर सम डिफरेंट पर्पस. ओके? तो अगर मैंने अपनी BMW कार आपको 10 दिन संभालने दी है, आपको कार संभालनी है, स्टंट के लिए रात के 12 बजे सड़कों पे नहीं निकालनी है. ठीक है? और ऐसी जाके हीरोगिरी करी ना और कुछ कार को नुकसान हुआ, कौन रिस्पॉन्सिबल रहेगा नुकसान के लिए? आप लोग, आप रिस्पॉन्सिबल रहोगे. ठीक है? दिस इज व्हाट दिस पॉइंट सेज. तो यहां पे इंस्टीट्यूट ने एकदम फनी एग्जांपल दिया, जैसे कि अगर ए लेंस हिज हॉर्स टू बी फॉर हिज राइडिंग ओनली. ए ने अपना घोड़ा जो है बी को दिया फॉर हॉर्स राइडिंग. किसको दिया है घोड़ा? बी को. बी ने क्या किया? ही डिड नॉट गो फॉर द हॉर्स राइड, ही गेव द हॉर्स टू सी फॉर हॉर्स राइडिंग. घोड़ा दिया किसको था? बी को, बट बी ने सी को दे दिया. यहां पे गलती किसकी है? तो सी राइड्स द हॉर्स विथ केयर, बट द हॉर्स एक्सीडेंटली फॉल्स एंड सी इज इंजर्ड. अब बताओ, अगर सी इंजर्ड हो गया है, ए इसकी जिम्मेदारी नहीं लेगा. ए उल्टा पहले बी को क्वेश्चन पूछेगा, तू क्यों होशियारी दिखा रहा है? घोड़ा किसको दिया था तुझे? तूने सी को दिया ना, अब तू ही जिम्मेदारी भुगत. तो यहां पे लॉ मेकर कहते हैं ए को कॉम्पेंसेशन देने की जरूरत नहीं है, बल्कि बी जिसने ये होशियारी दिखाई है, ही शैल बी लायबल टू कॉम्पेंसेट टू ए फॉर द इंजरी डन टू द हॉर्स. और ऊपर से बी जो सी को कॉम्पेंसेशन देगा वो अलग, क्योंकि वो घोड़े पे से गिर गया ना, उसको भी तो चोट वोट लगी होगी. तो बस ज्यादा होशियारी दिखाते हो तो ऐसा ही होता है, इसलिए इज्जत में रहने का. ये आई डोंट नो व्हाट इज द फैसिनेशन ऑफ हॉर्सेस एंड द ICI. सारे एग्जाम्पल घोड़ों के ही दिए. आप लोग यार हो ना, इसीलिए. कुछ नहीं, छोड़ो, नहीं समझा आपको, रहने दो. छोड़ो. A hires a horse.
बहुत गंदा था वो, बहुत गंदा रोस्ट किया है, बट रहने दो, माइनर्स है, कुछ क्लास में समझ में नहीं आएगा, छोड़ो, रहने दो। आज आ जाइए। A hires a horse in Kolkata from B expressly to march to Varanasi. मतलब बेसिकली हम कोलकाता से कहां जाने के लिए घोड़े को लिए? वाराणसी। A rides with due care but he marches to कटक instead. तो वाराणसी के बदले वो कटक चले जाता है। The horse accidentally falls. देखो, एक्सीडेंटली मतलब यहां पे किसी की भी गलती नहीं है, ना ए की ना बी की, बट यहां पे इस बंदे ने होशियारी दिखाई, वाराणसी बोल के कटक चलेगा, इसलिए यहां पे कहा गया है ए इज लायबल टू कॉम्पेंसेशन टू बी फॉर द इंजरी टू द हॉर्स। तो यहां पे ए की गलती नहीं है, फिर भी ए रिस्पॉन्सिबल है। क्यों रिस्पॉन्सिबल है ए? बिकॉज ही हैज यूज्ड इनकंसिस्टेंटली द गुड्स। जो पर्पस के लिए गुड्स को दिया है वही पर्पस के लिए गुड्स इस्तेमाल होने चाहिए। आपने कोई और पर्पस के लिए अगर गुड्स को इस्तेमाल किया है, भले ही आपने रीजनेबल केयर ली है, आपकी कोई गलती नहीं है, एक्सीडेंटल कारण है, फिर भी आप ही रिस्पॉन्सिबल रहेगी। तो फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू टेक ड्यू केयर। अपना ही समझ के आपको गुड्स का ख्याल रखना होगा। सेकंड पॉइंट कहता है जो पर्पस के लिए गुड्स को दिया है उसी पर्पस के लिए गुड्स को इस्तेमाल करना पड़ेगा। आपने किसी दूसरे पर्पस के लिए अगर गुड्स को इस्तेमाल किया है, भले ही एक्सीडेंटल रीजन क्यों ना हो, फिर भी आप ही रिस्पॉन्सिबल रहोगे। ओके। थर्ड इज नॉट टू मिक्स द गुड्स। इसका कोई पीपीटी है क्या? है ना? नहीं, क्या बोल रहे हो झूठे? नॉट टू मिक्स द गुड्स, पीपीटी से समझाती हूं, बहुत इजी है, सारा कुछ कवर हो जाएगा। अच्छा, बेलर जब बेली को गुड्स देता है, क्या ये गुड्स बेली के हो जाते हैं? तो क्या बेली सिर्फ और सिर्फ गुड्स का पोजेसर है? तो एज अ पोजेसर आप बेलर के गुड्स को अपने गुड्स के साथ मिक्स नहीं कर सकते। आपके गुड्स अलग है और बेलर के गुड्स अलग है, आपको बेलर के गुड्स अलग ही रखने होंगे। बट अगर आप चाहते हो कि आप गुड्स को मिक्स करें, गुड्स को मिक्स करने के पहले यू नीड टू टेक द कंसेंट ऑफ द बेलर। ओके, सपोज आपका वेयरहाउस है, आपका वेयरहाउस है, उसी वेयरहाउस में से फॉर एग्जांपल आपने शुगर केन रखा है, अभी आया है सीजन शुगर केन का, तो आपने शुगर केन रखा है। कोई दूसरा फार्मर है जिसके पास अपना वेयरहाउस नहीं है, तो वो क्या करता है, वो आपसे पूछता है कि क्या मैं अपना शुगर केन आपके वेयरहाउस में कुछ दिनों के लिए रख सकता हूं? ये बेलमेंट ही है। कैसे बेलमेंट है? क्या गुड्स है? क्या है गुड्स? क्या गुड्स की एक्चुअल फिजिकल डिलीवरी हो रही है? क्या पर्पस है? क्या है पर्पस? स्टोरेज। जैसे ही पर्पस कंप्लीट हो जाता है, वो फार्मर अपना माल लेके बेच देगा किसी डीलर को, हाँ या ना? तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट है? हाँ या ना? तो अब बेली पूछता है, देखो मेरा भी शुगर केन का माल ही गोडाउन में वेयरहाउस में पड़ा हुआ है, तुम भी शुगर केन दे रहे हो, इज इट ओके इफ वी मिक्स द शुगर केन? बेलर कहता है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है, देयर इज नो ग्रेड्स इन शुगर केन, चलेगा। तो अब विथ द कंसेंट, कंसेंट मतलब मंजूरी ऑफ द बेलर, हमने गुड्स को मिक्स किया है, हमने गुड्स को मिक्स किया है विद द कंसेंट ऑफ द बेलर। तो ऐसे केस में दोनों भी पार्टीज का होता है प्रोपोर्शनेट इंटरेस्ट इन द गुड्स। ठीक है? बट अब ऐसा भी हो सकता है आपने बेलर का कंसेंट लिया ही नहीं और आपने उसको पूछे बिगर गुड्स को क्या कर दिया? मिक्स कर दिया। तो अब पहले तो आपकी जिम्मेदारी है कि आपको अपने गुड्स को बेलर के गुड्स के साथ मिक्स नहीं करना चाहिए। फिर भी आपने गुड्स को मिक्स कर लिया, मतलब क्या आपने आपकी जिम्मेदारी को वायलेट किया है, तोड़ा है, फुलफिल नहीं किया है। तो अब हम देखेंगे क्या गुड्स सेपरेबल है या क्या गुड्स सेपरेबल नहीं है। जैसे कि से फॉर एग्जाम्पल
आपके गुड्स कॉटन है, कॉटन कापूस, और आपने कॉटन को कॉटन बैग्स में, मतलब वो जूट बैग्स रहती ना, उसमें रखा हुआ है, और वो बैग के ऊपर ग्रेड है आपका ए, मतलब सिंबल है कि ये कॉटन बैग आपकी है। जो दूसरा बंदा है जिसने अपना माल भी वेयर हाउस में रखा है, उसके पास भी कॉटन का ही माल है, बट वो भी बैग्स में भरा हुआ है, बट उस पर ग्रेड बी लिखा हुआ है या लोगो भी लिखा हुआ है। आपने मिक्स कर दिया, बोला ये भी कॉटन है वो भी कॉटन है, क्या ही फर्क पड़ता है, सब एक तो है। आपने मिक्स कर दिया, क्या आपने मिक्स कर दिया विदाउट द कंसेंट ऑफ द बेलर? अरे हाँ है ना, विदाउट द कंसेंट ऑफ द बेलर। तो अब गुड्स को सेपरेट किया जा सकता है क्योंकि वो बैग्स पे लोगो है ए और बी का, बट इसके लिए क्या आपको दिन भर एक हमाल लगेगा जो सेपरेट करता बैठेगा, ए बी ए बी बी बी। तो ये सेपरेशन चार्जेस जो है ये कौन किसको देगा बोलो? बेली बेलर को देगा, बेली बेलर को देगा। सो द बेली विल बेयर द सेपरेशन चार्जेस। बट कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जिसको आप सेपरेट नहीं कर सकते, कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जिसको आप सेपरेट नहीं कर सकते सच में। जैसे कि चावल, आपके गोडाउन में चावल का ऐसे स्टैक पड़ा हुआ है, बासमती ए ग्रेड लेवल चावल, या तो फिर उल्टा लेते हैं, आपके गोडाउन में चावल भरा हुआ है सी ग्रेड चावल, राशन में जो चावल देते हैं वो, और जो दूसरा बंदा है कुछ भी यार, कुछ भी, मतलब सुनो ना, जो जो दूसरे बंदे ने चावल लाया है दैट इज बासमती चावल। आपने बेलर को पूछे बिगर आपका सी ग्रेड का चावल ये बासमती चावल के साथ मिक्स कर दिया, बट क्या ये चावल सेपरेट किया जा सकता है? अरे बोलो ना, एक एक दाना तो नहीं देखोगे बासमती है नॉर्मल है, बासमती है नॉर्मल है, ये बासमती बासमती, खत्म हो गई बात। तब ऐसे केस में आप क्या करोगे? यू विल डिमांड फॉर कॉम्पेंसेशन, यू विल डिमांड फॉर कॉम्पेंसेशन। मतलब इन शॉर्ट, जैसे कि एग्जाम्पल 10 किलो का चावल ये बंदे ने दिया था बेलर ने, से बासमती चावल का राइस का से प्राइस इज 100 रुपीज पर केजी एग्जाम्पल। तो 100 रुपीज इंटू 10 केजीज कितना हो गया? 1000। 1000 रुपीज बेली को, बेलर को देना पड़ेगा उसके गुड्स के वैल्यू का वर्थ। कब की बात है ये? अगर गुड्स सेपरेबल नहीं। ये चार्ट बहुत कंप्लीट चार्ट है अपने आप में, इतना आपने कर लिया ना तो वो पूरा थ्योरी कवर हो जाता है। ओके, गुड्स पहली बात तो आप देखोगे मिक्सिंग हुई है कंसेंट के साथ या कंसेंट के बिगर। कंसेंट के साथ अगर मिक्सिंग हुई है तो ऐसे केस में हम कहेंगे दोनों का भी गुड्स में प्रोपोर्शनेट इंटरेस्ट है। विदाउट कंसेंट अगर मिक्सिंग हुई है, आप ये पूछोगे कि क्या गुड सेपरेबल है या गुड सेपरेबल नहीं है। अगर गुड सेपरेबल है तो आप सेपरेशन चार्जेस लोगे, और अगर गुड सेपरेबल नहीं है तो आप कॉम्पेंसेशन डिमांड करोगे। ठीक है, फटाफट रीड कर लेते हैं फिर बढ़ते हैं आगे। अभी तक 3 ड्यूटीज हुई है बेली की ड्यूटीज, बताओ कौन सी ड्यूटीज हुई है? टू टेक रीजनेबल केयर ऑफ द गुड्स, दूसरा अरे बोलो ना, नॉट टू यूज द गुड्स इनकंसिस्टेंटली, और तीसरा है मिक्सिंग ऑफ गुड्स। मिक्सिंग का देख लो, बेली मिक्सेस द गुड्स with the consent of the baler, then both the parties will have proportionate interest in the goods mixed. अरे हो कि नहीं? अरे बोलो। बट अगर बेली ने विदाउट द कंसेंट ऑफ द बेलर गुड्स को मिक्स कर दिया है तो ऐसे केस में अगर गुड्स को सेपरेट किया जाता है आप क्या करोगे? बेली से सेपरेशन चार्जेस लोगे। बट अगर सेपरेशन नहीं हो सकता, बोलो ना, इट्स इम्पॉसिबल टू सेपरेट, तो बेलर इज एंटाइटल्ड टू गेट द कॉम्पेंसेशन फॉर द गुड्स। सही या गलत? पक्का?
तो ये तीनों भी पॉइंटर्स हमारे इस चार्ट में हुए हैं विथ एग्जाम्पल्स. उसको भी रिफर कर लिया ना, एग्जाम्पल भी याद आ जाएगा और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा. बाकी ओन वर्ड्स में तो आप लिख ही पाओगे. नेक्स्ट, दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, टू रिटर्न द गुड्स. जैसे ही पर्पस कंप्लीट हो गया या जैसे ही टाइम कंप्लीट हो गया, जैसे ही पर्पस कंप्लीट हुआ या जैसे ही टाइम कंप्लीट हुआ, इट इज द ड्यूटी ऑफ द बेली टू रिटर्न द गुड्स बैक टू द बेलर. आपने रीजनेबल टाइम के बाद भी गुड्स को अगर अपने पास ही रखा है, आपकी जिम्मेदारी है. पर्पस खत्म हो गया, गुड्स लौटा दो. टाइम खत्म हो गया, गुड्स लौटा दो. फिर भी आपने गुड्स को अपने पास ही रखा है, फिर भी आपने गुड्स को अपने पास ही रखा है. तो अब लॉ मेकर कहते हैं फिर आपको क्या करना पड़ेगा, कल जाके रीजनेबल टाइम हो गया, फिर भी गुड्स को आपने अपने पास रखा है, गुड्स को कुछ भी नुकसान हुआ, कुछ भी हो, मतलब एक्सीडेंटल रीजन भी क्यों ना हो, नुकसान की भरपाई बेली आपको करके देनी होगी टू द बेलर. जानबूझ के किया तो करना ही है, उसके लिए तो सवाल ही नहीं उठाएगा. मैं तो कह रही हूं एक्सीडेंटल रीजन भी है तो भी आप जिम्मेदारी बेयर करोगे. एग्जाम्पल देती हूं, मैंने अपनी कार जो है सर्विसिंग को दी है, ओके. और बंदे ने कहा सर्विसिंग क्या, दूसरे दिन पे कार मिल जाती है. तो उसने कहा आप दूसरे दिन पे सुबह सुबह आपकी गाड़ी जो है ना लेके चले जाना, सर्विसिंग विल बी डन. अब मैंने पेमेंट भी कर दिया, सर्विसिंग हो भी गई, मैं अपनी कार बार बार डिमांड कर रही हूं फॉर द पिकअप. वो सर्विसिंग एजेंट कह रहा है मैम अभी पिकअप मत करो, बहुत रश है, शाम में आ जाओ. शाम को कॉल करती हूँ तो बोलते थोड़ा सा लेट इवनिंग में आ जाओ. लेट इवनिंग को कॉल करती हूँ तो कहते हैं कल पक्का आपकी गाड़ी हम डिलीवर करवा देंगे. क्या पर्पस अचीव हो चुका है बेलमेंट का, और अब मैं कार डिमांड भी कर रही हूं, बट बेली ने पर्पस कंप्लीट होने के बावजूद गुड्स को अपने पास ही रखा है. तो गुड्स विल नाउ बी एट हिज रिस्क. से अनफॉर्चुनेटली वो कार सर्विसिंग के नेबरहुड में बिग फायर हुआ, कुछ एक्सप्लोजन वगैरह, और फायर के वजह से कुछ फ्लेम्स वगैरह के वजह से मेरी कार भी डैमेज हो गई. आप बताओ ये डैमेज कौन बेयर करेगा, और क्या मैं ये डैमेज बेलर से क्लेम कर सकती हूं? वाई? हाँ, क्योंकि जैसे ही पर्पस कंप्लीट हो गया था उसकी जिम्मेदारी थी गुड्स को रिटर्न करने के लिए, जो उसने नहीं किया तो वही नुकसान भुगतने वाला है. ओके, पक्का? बोलो ना. क्या क्या क्या? हाँ, मतलब पर्पस कंप्लीट हो गया है ना, या टाइम खत्म हो गया ना, फिर भी अगर आप नहीं दे रहे हो तो फिर गुड्स विल, अगर आप रीजनेबल टाइम में रिटर्न करने जा रहे हो तो अलग बात है, बट अगर रीजनेबल टाइम हो गया है, आप 2 दिन से भी लेट रिटर्न करने जाते हो तो रिस्क आपका है. ऐसा जैसे कि से फॉर एग्जाम्पल, बट उसी टाइम कौन सा टाइम है ना, इज इट ड्यूरिंग द रीजनेबल टाइम और इज इट आफ्टर द रीजनेबल टाइम? इफ इट इज ड्यूरिंग द रीजनेबल टाइम यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, इफ इट इज आफ्टर द रीजनेबल टाइम यू आर रिस्पॉन्सिबल. ऐसा, ऐसे एग्जाम्पल्स बराबर दिमाग में आते हैं. आप जाओ मत, फिर आप उनको बुलाओ. तो देखो, it is the duty of the bailey to return the goods bailed, वो भी without demand, as soon as the time has expired or the purpose has been accomplished. मतलब in short, जो मैंने easy language में कहा था, जैसे ही टाइम खत्म हो जाता है या जैसे ही पर्पस पूरा हो जाता है, बेली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि गुड्स को बेलर को लौटा दे. अगर वो गुड्स को नहीं रिटर्न करता है, द गुड्स विल लाई एट द रिस्क ऑफ द बेली.
बेली, हाँ, एक्सीडेंटल रीजन भी क्यों ना हो और गुड्स को कुछ नुकसान हुआ, बेली ही जिम्मेदार रहेगा। ठीक है, जैसे आपने आपकी फ्रेंड को अम्ब्रेला दे दी कुछ 2-4 दिनों के लिए इस्तेमाल करने के लिए, क्योंकि उसके एग्जाम्स है, उसको देनी चाहिए थी 2-4 दिनों बाद, दी उसने 20-25 दिनों बाद, और तब आते आते बाइक पे से गिर गए, अम्ब्रेला भी टूट गई, तो कौन जिम्मेदारी बेयर करेगा? बेली, आपका दोस्त। ठीक है, नेक्स्ट, रिटर्न ऑन अक्रीशन फ्रॉम द गुड्स। अक्रीशन का मतलब होता है एडिशन, इंक्रीज। प्लीज लिख दो, आपको नहीं पता है लिखो आप लोग। अक्रीशन का मतलब होता है एडिशन, इंक्रीज। अक्रीशन का क्या मतलब है? एडिशन, या तो फिर आप लिख सकते हो इंक्रीज। ठीक है, तो सुनो ना, गुड्स बेल्ड में अगर कुछ एडिशन होता है तो आपको ओरिजिनल गुड्स के साथ साथ अक्रीशन भी देना होता है। एक दो सिंपल एग्जांपल्स देती हूँ जो आईसीआई के फेवरेट है। एक फार्मर ने अपनी काव दूसरे फार्मर को दी थी कुछ दिनों के लिए, बिकॉज ही वॉज गोइंग इन द सिटी एरिया फॉर सम बिजनेस वर्क। द काव गेव बर्थ टू अ काफ। ठीक है, अब जब ये फार्मर वापस से शहर से गांव आया, इसने सिर्फ गाय ही दी, मतलब वो ये इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन रहता है, आप हंसोगे। इट इज वन ऑफ द फेवरेट। एक है काव एंड काफ और दूसरा वाला एग्जाम्पल है शेयर्स एंड बोनसेस। इन्हीं दो एग्जाम्पल्स में इंस्टीट्यूट खेलते रहता है। इंटर आई हैव बीन टीचिंग फॉर ऑलमोस्ट नाउ लाइक 12 years. आई नो व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन आई। और ये देखो, ये काव और काफ का एग्जाम्पल नंबर 20 इंस्टीट्यूट ने आपके मॉड्यूल में भी दिया है, और इंटर लेवल में भी काव काफ शेयर्स बोनसेस, एक दूसरा है शेयर्स एंड बोनसेस। यही दो के ऊपर इंस्टीट्यूट खेलता रहता है अगर ये पॉइंट के ऊपर सवाल पूछा है तो। आज तक मतलब 24 अटेम्प्ट्स तो मैंने देखे हैं जहां पे मैंने स्टूडेंट्स को पढ़ाया। इन दोनों एग्जाम्पल्स के अलावा कोई तीसरे एग्जाम्पल के ऊपर इंस्टीट्यूट ने सवाल ही नहीं पूछा है इफ इट इज रिलेटिंग टू अक्रीशन। काव काफ आएगा, नहीं तो फिर शेयर्स एंड बोनस शेयर्स आएगा, इसलिए वही एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूं। तो नाउ इट इज द ड्यूटी ऑफ दिस फार्मर टू गिव द काव एंड द काफ। जस्ट बिकॉज काफ का जन्म उसके घर हुआ है, काफ उसकी नहीं हो गई। काव एंड काफ दोनों भी आपको रिटर्न करना पड़ेगा। तो वही लिखा है, बेली इज बाउंड टू डिलीवर टू द बेलर। ओरिजिनल गुड्स तो आप दोगे, प्लस एनी इंक्रीज और प्रॉफिट फ्रॉम द गुड्स बेल्ड। और दूसरा कौन सा एग्जाम्पल है? वो शेयर्स और बोनस शेयर्स का। सुनो ना, इसमें इंस्टीट्यूट कैसा केस बनाती है। 2-2 मार्क के ये पॉइंटर्स है, बट 2 मार्क भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बहुत डिटेल में सब कुछ कवर कर रही हूं। जैसे कि से फॉर एग्जाम्पल आपने क्या किया है, अपने शेयर्स बैंकर को दिए हैं फॉर सिक्योरिटी और आपने लोन पाया है, ये भी बेलमेंट ही है। क्यों? क्योंकि क्या गुड्स है, शेयर्स आधे गुड्स, आपने गुड्स की डिलीवरी करी है फॉर अ पर्पस। पर्पस क्या है? सिक्योरिटी, एंड यू टुक द लोन। और जैसे ही पर्पस खत्म हो जाता है, मतलब आपने लोन का अमाउंट पूरा इंटरेस्ट और प्रिंसिपल रीपे करने के बाद क्या आपको आपकी शेयर्स मिल जाते हैं? अरे बोलो ना। सो दिस इज नथिंग बट इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। अब देखो क्या हुआ है, आपने से फॉर एग्जाम्पल एमआरएफ के शेयर्स दिए हैं एज अ सिक्योरिटी, 10 शेयर्स, लाखों के होते हो, ठीक है, एक एक शेयर ही 80-90 हजार का है। आपने लाख रुपए का, लाख के भी ऊपर गया अभी तो, आपने 10 शेयर्स एमआरएफ के बैंकर को दिए है एज ए सिक्योरिटी। अब उसी बीच आपका लोन 3 सालों का था, उसी 3 सालों के बीच क्या हुआ, एमआरएफ ना बोनस शेयर्स इशू किया और आपको 10 शेयर पे एक बोनस शेयर मिला, मतलब आपको 10 शेयर पे एक मिला, मतलब अब आपके टोटल कितने शेयर्स हो गए? 11। आपने दिए कितने थे बैंकर को? 10, बट अब हो कितने गए? फिर
3 साल हो गए, इन 3 सालों में आपने प्रॉपर टाइम पे प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट मतलब सारा इंस्टॉलमेंट दे दिया, सारा रीपेमेंट हो गया। आज जब सारा रीपेमेंट हो गया 3 साल बाद, आपने आपके शेयर्स मांगे और बैंकर ने सिर्फ ओरिजिनल 10 शेयर्स दिए जो आपने उसको दिए थे। कितने देने चाहिए बैंकर को? 10 या 11? Because it is the duty of the bailee to return the original goods as well as the accretion in the goods. Addition increase मत बोलो, लीगल भाषा क्या है? Accretion. वही आपको इस्तेमाल करनी है in the examination. So it is the duty of the bailee to return the original goods as well as the accretion in the goods. Got it, my dear students? पक्का? तो वहां पे वो एग्जाम्पल 20 के वहां पे थोड़ी जगह है ना, आप वहां पे एग्जाम्पल लिख सकते हो, ओरिजिनल शेयर्स प्लस बोनस शेयर्स। मोबाइल अंदर रख, ओरिजिनल शेयर्स प्लस बोनस शेयर्स। स्क्रीन फ्रीज नहीं हुई बेटा, आई वॉज वॉकिंग इन द क्लासरूम। यहां पे उन लोगों को इतना ही दिख रहा था ना, उनको लगा फ्रीज हो गया, मैं ही नीचे आई थी। ओके, एंड लास्ट इज नॉट टू सेट अप एन एडवर्स टाइटल। नॉट टू सेट अप एन एडवर्स टाइटल मतलब क्या है? कोई बता पाएगा? पता है किसी को? एडवर्स टाइटल मतलब क्या? ये, हाँ वेरी गुड। गुड्स किसके? बेलर के क्या बेली के? हाँ, बेलर के। बेली सिर्फ और सिर्फ कौन है? पोजेसर है। तो बेली की जिम्मेदारी है कि ये गुड्स जो है वो उसके गुड्स नहीं है। वो किसी और को ये नहीं बोल सकता है कि ये गुड्स मेरे हैं। ये गुड्स बेलर के थे, बेलर के है और बेलर के ही रहेंगे। आप एज अ बेली इस गुड्स के सिर्फ पोजेसर हो। बेली बेलर के गुड्स को अपना गुड्स नहीं बोल सकता। अगर वो ऐसा बोल रहा है तो माना जाएगा वो एडवर्स टाइटल सेटअप कर रहा है और उसकी जिम्मेदारी है कि वो एडवर्स टाइटल सेटअप नहीं कर सकता। वो एडवर्स टाइटल सेटअप नहीं कर सकता। इन शॉर्ट, बेली बेलर के गुड्स को अपना गुड्स नहीं क्लेम कर सकता। लिखना चाहते हो तो लिख दो ऐसा, बेली। हिंदी में लिख लो आप लोग, इंग्लिश में तो वहां पे दिया है। बेली बेलर के गुड्स को अपना नहीं कह सकता। बेली बेलर के गुड्स को अपना नहीं कह सकता। बेली बेलर के गुड्स को अपना नहीं कह सकता। Okay? So these are the 6 duties of every bailee. किसकी ड्यूटीज देखे अभी हमने? ये देखो ना एक बार, हम लोग रिवाइज करते हैं। एक इसमें मिसिंग है, एडवर्स टाइटल ना, कोई बात नहीं। फर्स्ट ड्यूटी, ये सिर्फ समरी है। हर बेली की ड्यूटी होती है टू व्हाट? टेक रीजनेबल केयर ऑफ द गुड्स। टू व्हाट? कम ऑन टेल मी गाइस। टेक रीजनेबल केयर ऑफ द गुड्स। तो अपना ही समझ के आपको गुड्स का ख्याल रखना होगा। कुछ भी नुकसान हुआ है तो आप जिम्मेदार रहोगे। अनऑथराइज यूज नहीं करना है, इनकंसिस्टेंट यूज गुड्स का नहीं करना है। जो पर्पस के लिए गुड्स को दिया गया है उसी पर्पस के लिए गुड्स को इस्तेमाल करना पड़ेगा। अपने गुड्स को
आप बेलर के गुड्स के साथ मिक्स नहीं कर सकते। बट इसमें आप जानते हो अगर कंसेंट लिया है तो चलेगा, कंसेंट नहीं लिया है तो नहीं चलेगा। फिर आप देखो गुड सेपरेबल है या गुड सेपरेबल नहीं है। सेपरेबल है तो क्या डिमांड करोगे? सेपरेशन चार्जेस। और अगर सेपरेबल नहीं है तो क्या डिमांड करोगे? कॉम्पेंसेशन। जैसे ही पर्पस पूरा हो गया क्या गुड्स को रिटर्न किया जाएगा? पक्का? और रीजनेबल टाइम हो गया फिर भी गुड्स को अगर रिटर्न नहीं किया तब क्या होगा? बेली के रिस्क पे गुड्स रहेंगे। किसके रिस्क पे? अगर कुछ भी एडिशन होता है, अक्रीशन होता है, ओरिजिनल गुड्स के साथ साथ अक्रीशन भी देना पड़ेगा। एंड लास्ट पॉइंट इज नॉट टू सेट अप एन एडवर्स टाइटल। वो लिख लो आप, not to set up an adverse title. Not to set up an adverse title. ये सारी 6 जिम्मेदारियां, ड्यूटीज किसकी है? बेलर या बेली की? बेली की। इनफैक्ट हमारे आधे पॉइंट्स अब कवर हो गए। क्यों? मैं आपको बताती हूं। क्योंकि ड्यूटीज ऑफ बेलर आर द राइट्स ऑफ द बेली एंड ड्यूटीज ऑफ द बेली आर द राइट्स ऑफ द बेलर। हाँ, तो फटफट अभी देखो हमारा मंजिल वही है, बस रास्ता अलग है। जैसे कि सुनो ना, मेरे को आपको क्या बोलना है। कल हमने किया था ड्यूटीज ऑफ बेलर, उसी को अगर बेली के नजरिए से देखे ना, इट विल बिकम द राइट्स ऑफ द बेली। और अभी जस्ट इसी सेशन में हमने देखे थे ड्यूटीज ऑफ बेली आर गोइंग टू बिकम द राइट्स ऑफ द बेलर। वहां पे आपने बेली के ड्यूटी के साइड से हमने पॉइंट को देखा था। यहां पे हमारा जो नजरिया है वो बेलर के राइट के हिसाब से हो जाता है। एक एक पॉइंट देखते हैं, चलो लेट्स चेक इट आउट। एक जो इनकंसिस्टेंट यूज है ना, इसका ये पॉइंट अपना मिस हो गया था, बीच में बाद में डाला है ICI ने। ये देखो इनकंसिस्टेंट यूज, घोड़ा आपने बी को दिया था, सी ने ले लिया, या वाराणसी जाने के लिए लिया था, कटक में चले गए आप। इनकंसिस्टेंट यूज तो क्या हो जाता है? एक्सीडेंटल भी रीजन क्यों ना हो, क्या आप ही जिम्मेदार हो? यहां पे एक पॉइंट है देखो, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, प्लीज अंडरलाइन दिस, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट, is voidable at the option of the bailor if the bailee does not use the goods according to the terms and conditions of bailment. A contract of bailment is voidable. Voidable म्हणजे काय? Able to be void at the option of the aggrieved party but not at the option of the other party. तो यहां पे अग्रीव पार्टी तो बेलर है। क्यों बेलर है? क्योंकि बेलर ने गुड्स दिए कुछ एक कारण के लिए और बेली उसको इस्तेमाल कर रहा है कोई और कारण के लिए, तो ये कॉन्ट्रैक्ट उसके बिहाफ पे वॉइडेबल हो जाता है। वॉइडेबल मतलब क्या? अगर वो चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन करके गुड्स इमीडिएटली डिमांड कर सकता है। तो आपको समझ में आ गया कि घोड़ा वाराणसी में नहीं लेके जा रहे हो, कटक में जा रहे हो, बीच रास्ते में आप अपना घोड़ा वापस ले सकते हो। आपने अपना घोड़ा ले लिया मतलब आपने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट को टर्मिनेट कर दिया। टर्मिनेट मतलब समझता है? कैंसिल, दी एंड, झालं। हाँ, क्योंकि बेलमेंट में आप गुड्स ही तो डिलीवर कर रहे हो फॉर अ पर्पस, वही गुड्स का ले लेना इज इक्विवेलेंट टू बेलमेंट का
टर्मिनेशन हो जाना, ठीक है। तो अगर इनकंसिस्टेंट यूज होता है गुड्स का, द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स voidable at the option of the bailor. The contract becomes voidable at the option of the bailor. Let's check it out. अभी आ जाओ यहां पे राइट्स पे आ जाओ, राइट्स। फर्स्ट राइट, हम किसके राइट्स देख रहे हैं? बेलर कौन है, ओनर या पोजेसर? सबसे पहले देखो, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट इज voidable एट द ऑप्शन ऑफ द बेलर इफ द बेलर, सॉरी, इफ द बेली uses the goods bailed in an inconsistent manner. Inconsistent मतलब आप लोग जानते हो, not matching with the original purpose. अभी हमने ये देखा था, अरे हो कि नहीं? वाराणसी और कटक वाला एग्जाम्पल, ABC वो हॉर्स वाला एग्जाम्पल, आप क्या कर सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट को वहीं पे टर्मिनेट कर सकते हो और अपने गुड्स वापस से डिमांड कर सकते हो। राइट टू डिमांड बैक द गुड्स, देखो, व्हेन द गुड्स आर गिवन ग्रेचुइटसली, you have a right to demand the goods even before the expiry of the time fixed. आपने आपकी फ्रेंडी को 10 दिनों के लिए एक्टिवा दी थी, कल वाला एग्जाम्पल याद कीजिए, दी थी या नहीं? कितने दिनों के लिए? आपने 7वें ही दिन वो एक्टिवा वापस से डिमांड कर ली, तब आपने वहां पे पढ़ा था, अगर प्री मैच्योर टर्मिनेशन हो जाता है तो आपको इंडेमनीफाई करना पड़ेगा, ऐसा पढ़ा था आपने। अगर प्री मैच्योर टर्मिनेशन होता है तो आपको क्या करना पड़ता है, इंडेमनीफाई। अरे बट प्री मैच्योर टर्मिनेशन करने का राइट तो होना चाहिए ना, फिर हम आगे की बात करेंगे, फिर देखेंगे क्या नुकसान है, देख ले। पहले समय के भी पहले गुड्स डिमांड करने का राइट तो दो, तो यहां पे दिया है क्योंकि मेरे गुड्स है, मैंने फ्रेंडी को दिए, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, मेरी गुड्स, मेरी मर्जी, मेरा मन। तब इच्छा थी तो गुड्स दे दिए, आज इच्छा नहीं है तो आप गुड्स ले सकते हो। बट यू नो विद दिस राइट देयर इज अ ड्यूटी, हो कि नहीं? क्या ड्यूटी है बोलो? आपने 10 दिन के लिए गुड्स दिए थे, 7वें दिन डिमांड करने का राइट है आपके पास, बट इससे एसोसिएटेड एक ड्यूटी भी है। क्या है? क्या पे करोगे आप? हाँ, एक्सपेंसेस, प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस, इंडेमनिफिकेशन करना पड़ेगा ना, क्योंकि उसने तो 1000 रुपए डाला था गाड़ी को सर्विसिंग, बटन स्टार्ट करने के लिए, सोचते हुए 1000 रुपए अगर डालूगी तो 10 दिन गाड़ी इस्तेमाल करने मिल जाएगी। आपने तो क्या कर लिया, 7वें दिन गाड़ी ले ली, तो 300 रुपए क्या आपको उसको देने पड़ेंगे, उसको कहते हैं टू इंडेमनीफाई। क्या कहते हैं? You have the right to demand the goods back, but you will have to indemnify her for the losses. अरे हो कि नहीं? पॉइंट नंबर 3 बाद में होने वाला है। पॉइंट नंबर 4, राइट टू स्यू द बेली। अरे क्या जनरल पॉइंट दिया है आईसीआई ने यार। द बेलर हैज अ राइट टू स्यू द बेली फॉर एनफोर्सिंग ऑल द ड्यूटीज ऑन हिम। बेली ने अगर अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की, बेलर बेली के अगेंस्ट केस फाइल कर लेगा। ये तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में आपने देखा है, अगर ब्रीच होता है, आर यू एंटाइटल्ड टू फाइल अ केस अगेंस्ट द अदर पार्टी। यहां पे क्या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट है? बेलमेंट भी क्या कॉन्ट्रैक्ट का ही टाइप है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, हाँ है ना। अगर कॉन्ट्रैक्ट है, 2 पार्टीज है, बेलर और बेली, उनकी जिम्मेदारी भी है, और आप अगर अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे, आई विल फाइल अ केस अगेंस्ट यू, एज सिंपल एज दैट। और अगर
अनऑथराइज मिक्सिंग हो जाता है गुड्स का, तो क्या आप कॉम्पेंसेशन डिमांड कर सकते हो? अभी तो देखा आज हमने गुड्स को मिक्स कर दिया गया है विदाउट द कंसेंट ऑफ द बेलर, और गुड्स सेपरेबल नहीं है, तो क्या आप कॉम्पेंसेशन डिमांड कर सकते हो? अरे हाँ है ना? वैसे ही जैसे बेलर के राइट्स है, बेली के भी राइट्स है। फटफट देख लो, अगर एक से ज्यादा ओनर है उनको कहते हैं जॉइंट ओनर्स। जैसे ही पर्पस कंप्लीट हो गया या जैसे ही समय खत्म हो गया, आपकी जिम्मेदारी है गुड्स को वापस से डिलीवर करने की, तो आप ये गुड्स की डिलीवरी कर सकते हो टू एनी वन ऑफ द जॉइंट ओनर्स, एनी वन ऑफ द जॉइंट ओनर्स। तो ये क्लासरूम के लिए बेंचेस बनाने का हमने ऑर्डर दिया था, सर भी ओनर है, मैं भी ओनर हूं, हम में से कोई भी एक अगर अवेलेबल है और उनको डिलीवर कर दिया सामान, इज इट स्टिल ओके? जरूरी नहीं हम दोनों भी होने चाहिए गुड्स की डिलीवरी लेने के लिए, एनी वन ऑफ द जॉइंट ओनर्स को भी अगर दे दिया तो भी चलेगा। सो द बेल्ड गुड्स कैन बी डिलीवर्ड टू एनी वन ऑफ द जॉइंट ओनर्स। राइट टू इंडेमनीफाई, इंडेमनीफाई मतलब क्या? टू मेक गुड द लॉसेस। हमने आपको बताया था 3 एक्सपेंसेस है जो बेलर बेयर करता है, बेलर बेयर करता है, बेलर बेयर करता है। कौन से 3 एक्सपेंसेस बेलर बेयर करता है? एक तो हमारा है ग्रेचुइटिस बेलमेंट में, ऑर्डिनरी एज वेल एज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कौन बेयर कर रहा है? बेलर। और यहां पे भी नॉन ग्रेचुइटिस में भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस कौन बेयर कर रहा है? ये आपने पढ़ा था, जो मैं आपको दिखा रही हूं ऑन स्क्रीन, इट वॉज द ड्यूटी ऑफ द बेलर, बराबर ना? इट वॉज द ड्यूटी ऑफ द बेलर टू पे दिस खर्चा एंड दिस खर्चा। आज हम पढ़ रहे इट इज द राइट ऑफ द बेली टू टेक दिस खर्चा एंड दिस खर्चा। तो हमने वो अंकित और शशांक का एग्जाम्पल लिया था ना, शशांक ने अपने सैम को अंकित के पास छोड़ा था। अब सैम का खाने पीने का खर्चा, डॉक्टर का खर्चा इज ऑल ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस, एंड दिस बेलमेंट वाज कैसा बेलमेंट? ग्रेचुइटिस बेलमेंट। खर्चा किसको करना चाहिए? शशांक को क्या अंकित को? अरे बोलो ना, सैम किसका है तो खर्चा कौन करेगा? बराबर ना? अंकित ने संभाला है सैम को शाम नहीं, सैम को 10 दिनों के लिए, वही बड़ी बात है। अरे हाँ है ना? हमने कल देखा था शशांक की ड्यूटी है ये पैसे देने की, आज हम देख रहे हैं अंकित की राइट है ये पैसे शशांक से डिमांड करने की। सेम ही है, सिर्फ नजरिया बदल गया है। कल हमने शशांक के नजरिए से देखा, आज हमने अंकित के नजरिए से देखा है, हो कि नहीं? फॉल्टी गुड्स, ये भी हमने देखा था कल। फॉल्टी गुड्स, घोड़ा थोड़ा सा पागल है, देखा था ना कल? तो मेरी इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक यू अवेयर कि घोड़ा थोड़ा सा हावला है, कभी भी झटका लग सकता है। अगर मैंने ये फॉल्ट डिस्क्लोज नहीं किया है, कल कहा था मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको कॉम्पेंसेशन देने की, आज आप देख रहे हो आपके पास राइट है कॉम्पेंसेशन मुझसे डिमांड करने का। बैक बेंचर्स हो कि नहीं आप लोग, कि लॉस इन ट्रांजिट हो रहा है? और अगर नॉन ग्रेचुइटिस बेलमेंट है तो चाहे फॉल्ट पता है या ना पता है, घोड़ा गाड़ी याद कीजिए, इस गरीब को कुछ पैसे कमाने के लिए घोड़ा गाड़ी चलानी पड़ी बट द कार्ट, द कैरेज वॉज अनसेफ और गाड़ी टूट गई और बच्चे गिर के उनको चोट लग गई। दो द फॉल्ट इज अननोन, फिर भी क्या मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब उनकी राइट फॉर फॉल्टी गुड्स। फर्क नहीं पड़ता फॉल्ट पता है या फॉल्ट पता नहीं है, आपको कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा। तो देखो ना, जैसे बेलमेंट फॉर हायर है, फॉर हायर मतलब नॉन ग्रेचुइटिस, बराबर ना?
हायर के वहां पे लिखो ना, फॉर हायर के वहां पे नॉन ग्रेचुटस, मतलब कंसिडरेशन इन्वॉल्व्ड है। तो आपको कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा फॉर फॉल्टी गुड्स इवन इफ यू आर नॉट अवेयर अबाउट द फॉल्स। और अगर ग्रेचुटस बेलमेंट है तो यू आर सपोज टू डिस्क्लोज ऑल द फॉल्स दैट यू नो आर देयर इन द गुड्स। यहां पे जो हमने एक्सपेंसेस के बारे में बात की थी पॉइंट नंबर 2 में, वो ऑर्डिनरी एक्सपेंस था, और पॉइंट नंबर 4 में आर द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस में बताओ ना मुझे, नॉन ग्रेचुटस बेलमेंट के केस में एज वेल एज ग्रेचुटस बेलमेंट के केस में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस बेलर ही बेयर कर रहा है, और अगर बेलर की जिम्मेदारी है, क्या बेली का राइट है? हाँ, हे हो। अप्लाई टू द कोर्ट टू डिसाइड द टाइटल, ये नया पॉइंट है, ये अभी कवर नहीं हुआ है। अंकल जी जब आपके पास आए और उन्होंने कहा ये कार आपकी सर और मैम की नहीं है, ये कार हमारी है, तो आप डायरेक्टली अंकल को क्या गाड़ी और चाबी नहीं दे दोगे? आप कोर्ट में जाओगे एंड यू विल टेल द अंकल लेट द कोर्ट डिसाइड हु इज द ट्रू ओनर ऑफ दिस कार, आप हो या सर और मैम है। तो अगर कोई तीसरा व्यक्ति क्लेम करता है कि वो गुड्स का ओनर है, अगर कोई तीसरा व्यक्ति क्लेम करता है कि वो गुड्स का ओनर है, तो बेली कोर्ट में जा सकता है और कोर्ट पे जिम्मेदारी सौंप सकता है टू डिसाइड द ट्रू ओनर ऑफ द गुड्स। ओके, ये 6 और 7 पॉइंट हम लोग कल करेंगे। अभी आप लोग आ जाओ आपके क्वेश्चन बैंक पे। सबसे पहली बात तो क्वेश्चन नंबर 1 इज योर होमवर्क। अरे यार नहीं, आपका एग्जामिनेशन एक सवाल और 4 गोले नहीं है। अरे यार मेरे को नहीं, आईसीआई को बोलो एमसीक्यू क्यों नहीं बनाया लॉ का पेपर। जैसा आपका पेपर है वैसा आपको मेहनत करना पड़ेगा, यू हैव नो चॉइस। फोर्टी 49 या 50 के आसपास है, पता नहीं मुझे एग्जैक्ट। 45। होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 1, असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। अरे क्या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, गुड्स का होना जरूरी है, डिलीवरी होना जरूरी है, पर्पस होना जरूरी है, पर्पस जैसे ही खत्म हो गया गुड्स को रिटर्न करना जरूरी है, वही तो पॉइंट्स लिखोगे, हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, चेक इट आउट। आपको बताना है ये बेलमेंट है या बेलमेंट नहीं है। V parks his car in a parking lot, locks it, but now he keeps the keys with himself. Why no bailment? No delivery, no bailment. यहां पे आपने चाबी अपने पास ही रखी है, so thus there is no delivery, and if there is no delivery there can be no bailment. सीजर ऑफ गुड्स बाय कस्टम ऑथोरिटी, सीज करना मतलब जब्त करना। कस्टम ड्यूटी तब आप देते हो जब आप गुड्स को इंपोर्ट करते हो,
जब तक आप कस्टम ड्यूटी नहीं देते हो, कस्टम ऑथोरिटीज आपको गुड्स क्लेम करने नहीं देते हैं. ये बंदे ने कस्टम ड्यूटी नहीं दी, तो डिपार्टमेंट ने भी क्या कर दिया, कस्टम डिपार्टमेंट ने गुड्स को जब्त कर दिया, सीज कर दिया. सीज करना मतलब जब्त कर देना. सीज करना म्हणजे काय, जब्त कर देना. ठीक है. तो कस्टम ऑथोरिटीज ने गुड्स को क्या कर दिया, जब्त कर दिया. बताओ मुझे क्या गुड्स है यहां पर. यहां पे तो क्वेश्चन में लिखा है सीजर ऑफ गुड्स. गुड्स क्या गुड्स है यहां पर. यहां पे क्या डिलीवरी हुई है. क्या ये गुड्स का पोजेशन जो कस्टम ऑथोरिटी के पास है, इसके पीछे क्या कुछ पर्पस है. व्हाट इज द पर्पस, पेमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटीज. सीज क्यों किए आपके गुड्स, पैसों के लिए ना. हाँ, कस्टम ड्यूटी के लिए. बट जैसे ही आप कस्टम ड्यूटी दे दोगे, क्या आपको आपके गुड्स मिल जाएंगे. एग्जैक्टली. तो गुड्स है, डिलीवरी है, पर्पस भी है, और पर्पस कंप्लीट होते से गुड्स लौटाना भी होने वाला है. एंड देयरफॉर दिस कैन बी कंसिडर्ड एज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. A hires a carriage from B. A hires a carriage from B. A hires a carriage from B. क्या यहां पे हायर चार्जेस है. अरे बोलो ना. यस, यहां पे हायर चार्जेस है. मतलब बेलमेंट ग्रेचुटस है या नॉन ग्रेचुटस है. अरे बोलो ना. नॉन ग्रेचुटस मतलब कंसिडरेशन है. अच्छा, ए हायर्स अ कैरेज फ्रॉम बी. गुड्स किसके है. ए हायर्स अ कैरेज फ्रॉम बी. बी की गुड्स किसके है, बी के है. बहुत कुछ बच्चों ने ए बोला था. गुड्स बी के मतलब ओनर कौन है, तो मतलब बेलर कौन है, तो ए कौन है, बेली. यहां पे लिखो ए के वहां पे बेली. Okay. And agrees to pay 500 as higher charges. The carriage is unsafe and B is unaware of it. तो क्या गुड्स फॉल्टी गुड्स है. बट क्या बेलर को इस बारे में पता है. A is injured and claims compensation for the injury suffered by him. B refuses to pay. Discuss the liability of B. B को क्या कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा. बट बी को तो पता ही नहीं था कि कैरेज अनसेफ है, नॉन ग्रेचुटस है. तो क्या, चाहे फॉल्ट पता है या चाहे फॉल्ट नहीं पता है, तो भी क्या आप जिम्मेदार हो. वेरी गुड. इट इज द ड्यूटी ऑफ द बेलर टू कॉम्पेंसेट द बेली फॉर द फॉल्टी नेचर इन द गुड्स. ग्रेचुटस बेलमेंट है तो अलग बात है, बट यहां पे बेलमेंट नॉन ग्रेचुटस है. तो इवन दो द फॉल्ट इज अननोन, बी इज रिस्पॉन्सिबल to compensate A for the injuries sustained. Yes or no guys? अरे बोलो ना. ये देखो क्वेश्चन नंबर 6 जो आज हमने किया है. R gives his umbrella to M during the rainy season to be used for 2 days. What is the time period for the bailment? How much? M keeps the umbrella for a week. जैसे ही टाइम खत्म हो जाता है क्या गुड्स लौटाने पड़ते हैं. बट आपने क्या गुड्स लौटाए, तो विल द गुड्स लाई एट योर रिस्क. While going to R's house to return the umbrella,
M accidentally slips and the umbrella is badly damaged. सिर्फ ज्वेलरी के बदले अम्ब्रेला इधर. Who will bear the loss and why? कौन? बेली. Why? आपको लिखना पड़ेगा जैसे ही पर्पस खत्म हो जाता है या जैसे ही टाइम खत्म हो जाता है, बेली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है गुड्स को लौटाने की. और अगर आप गुड्स को नहीं लौटाते हो, द गुड्स विल लाई एट द रिस्क ऑफ द बेली. और अगर नुकसान हुआ है, भले ही एक्सीडेंटल रीजन क्यों ना हो, फिर भी आप रिस्पॉन्सिबल रहोगे. M shall bear the loss since he failed to return the umbrella within the stipulated time. फर्क नहीं पड़ता है, एक्सीडेंटल रीजन था तो भी आप ही रिस्पॉन्सिबल रहोगे. एक लास्ट क्वेश्चन कर ले. ऐसे तो बहुत क्वेश्चन, क्यों? मेरे पास 2 मिनट है अभी तक. आप ऐसे करोगे तो मैं भी ऐसे करूंगी. Amar bailed, question number 7. 50 kgs of high quality sugar to Srijit, who owned a kirana shop, promising to pay 200 rupees at the time of taking back the bailed goods. Okay. गुड्स का ओनर कौन है? अमर या श्रीजीत? अमर. तो बेलर कौन है? हाँ, ओनर अमर है बट बेलर श्रीजीत है. वाह वाह, क्या बात है, एक नंबर. कहां से आते हैं ऐसे लोग? अमर के ऊपर लिखो बेलर, श्रीजीत के वहां पे लिखो बेली, और बेलर के बाजू में ओनर भी लिख दो भाई. कुछ भरोसा नहीं है. आपकी बुक को बोलने दो, ऐसे कुछ ख्याल आए उसके पहले. ठीक है. अब बेली जो है ना, श्रीजीत है. श्रीजीत लिखो बेली, पोजेसर, BAILEE, बेली का स्पेलिंग. श्रीजीत्स एम्प्लॉई अनअवेयर ऑफ दिस, मतलब बेली के एम्प्लॉय ने मिक्स कर दी 50 किलो शुगर बिलोंगिंग टू अमर. उसने 50 किलो ही दी थी बेलमेंट के लिए. विद द शुगर इन हिज शॉप एंड पैक्ड इट फॉर सेल व्हेन श्रीजीत वाज अवे. बट भाले श्रीजीत को ये काम कर रहा है मिक्सिंग का, या उसका एम्प्लॉय, फर्क नहीं पड़ता है ना. एम्प्लॉय की रिस्पॉन्सिबिलिटी श्रीजीत की है. दिस केम टू द लाइट ऑफ अमर when he asked for the sugar which was bailed with Srijit, as the price of the specific quality of sugar was trembled. तो अब देखो, शुगर के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं एंड प्राइस डिफर्स डिपेंडिंग अपॉन द क्वालिटी. तो आपने अमर की जो शुगर की क्वालिटी थी उसको मिक्स कर दिया विथ अनदर क्वालिटी दैट श्रीजित हैड इन हिज गोडाउन. अब सवाल ये उठता है, क्या यहां पे मिक्सिंग ऑफ गुड्स हुआ है? आपको क्लिक हो जाना चाहिए, मिक्सिंग का क्वेश्चन है. जैसे मिक्सिंग का क्वेश्चन है, आपको पूछना चाहिए क्या कंसेंट के साथ मिक्सिंग हुआ या विदाउट कंसेंट हुआ है? विदाउट कंसेंट. फिर आप और एक सवाल पूछोगे, गुड सेपरेबल है या सेपरेबल नहीं है? शुगर सेपरेबल है या नहीं है? तो क्या होगा रेमेडी? कॉम्पेंसेशन. श्रीजित को देना पड़ेगा कॉम्पेंसेशन टू अमर. सो श्रीजित के एम्प्लॉय ने मिक्स किया है तो माना जाएगा श्रीजित ने मिक्स किया है, तो श्रीजित को कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा अमर को फॉर हिज लॉस इन द शुगर, क्योंकि इट इज द ड्यूटी ऑफ द बेली नॉट टू मिक्स द गुड्स दैट हैव बीन बेल्ड. यहां पे गुड्स को सेपरेट करना इम्पॉसिबल है, बराबर ना? तो इसलिए कॉम्पेंसेशन मिलेगा, बराबर. और यहां पे ये जो मिक्सिंग हुआ है, कंसेंट के बिगर हुआ है मिक्सिंग. विदाउट द कंसेंट हुआ है ना, विदाउट द कंसेंट एंड नॉट सेपरेबल, इसलिए कॉम्पेंसेशन वाला आ जाएगा. वो पीपीटी एकदम बेस्ट है. ठीक है,
आज एक ही होमवर्क है आपको, असेंशियल, क्या एक ही है, असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, दैट्स इट। बाकी सारी बातें कल कल हमारा बेलमेंट हो जाता। सी यू टुमारो, बाय बाय, बाय बाय वर्चुअल किड्स। सॉरी, बाय बाय तन्वी, कोमल, स्नेहा, सृष्टि, धनश्री, साहिल, बाय बाय। आपका अगला टेस्ट है इंडेमनिटी गारंटी बेलमेंट, 15 तारीख को, ठीक वैलेंटाइंस डे के एक दिन बाद, आपको मद्देनजर रखते हुए। एक्स्ट्रा क्लास, चलो बाय बाय, you all can go for your lunch. Bye Harsh, bye Pranay, bye Preeti, Sahil, bye bye.